बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिजर अहमद उसामा, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फिजिक्स एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आपको पता है, हमने फिजिक्स का नए सेशन का आगाज़ किया हुआ है। उसके आज दूसरे लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर है। तो आज हम अपने पहले सेक्शन मैकेनिक्स के दूसरे लेक्चर में सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वर्क, एनर्जी और पावर, इनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज और इक्वेशंस को डिटेल से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसमें हम सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ेंगे, उनकी फॉर्मूलेशन देखेंगे। उसमें वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ ग्रेविटी वेरिएबल फोर्स, और फिर उनके कंपोनेंट्स और उनका समेशन कैसे होता है। उसके बाद एनर्जी की टाइप्स, उसके कंजर्वेशन का लॉ, उसके बाद टाइप्स ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये सारी चीजें देखेंगे। और लास्ट में हमारे पास पावर है, उसकी फॉर्मूलेशन और एफिशिएंसी है, उसके बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंटर ऑफ मास को। तो स्टूडेंट, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जहां पे अगर फोर्स लगाई जाए तो वो ऑब्जेक्ट बिना घूमे सीधा जाए, स्ट्रेट लाइन में मूव करे विदाउट रोटेशन। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, कुछ टॉयज की पिक्चर्स लगी हुई है। ये ऐसे टॉयज हैं जिनके सेंटर ऑफ मास पर अगर फोर्स लगाई जाए तो वो पूरा बॉडी जो है विदाउट रोटेशन मूव करता है। जैसे आप इस लाइन को देखें, इस लाइन को अगर हम यहां पर फोर्स लगाते हैं इस पॉइंट पर, तो ये लाइन आगे की तरफ मूव करेगी। और दूसरी तरफ अगर इसी लाइन को हम इधर फोर्स लगा दें तो ये ऑब्जेक्ट सीधा जाने की बजाय ये इस तरफ घूमने लगेगा। तो वो पॉइंट जहां पर फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट घूमे बगैर स्ट्रेट लाइन में मूव करे उसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। सेकंड हमारे पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का नाम सुन के आपको समझ जाना चाहिए कि एक ऐसा पॉइंट है जहां पर किसी ऑब्जेक्ट की टोटल ग्रेविटी अपेरेंटली लगती हुई फील होती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर किसी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का कोई ऐसा पॉइंट जहां पर अगर हम सपोर्ट कर दें तो वो पूरी की पूरी चीज बैलेंस हो जाए। जैसे आप इस टॉय को देखें, इस टॉय में आप देख सकते हैं कि इस बर्ड की सिर्फ उसकी चोंच के नीचे, उसकी बीक के नीचे हमने एक सपोर्ट दी है और उस एक्सपोर्ट की वजह से वो पूरे का पूरा जो बर्ड है वो बैलेंस है। सेम इज द केस विद दिस टॉय। आप देख सकते हैं कि लग तो ये रहा है कि मैसेज इस तरफ है, बट स्पोर्ट हमने यहां पर दी हुई है, लेकिन इस स्पोर्ट की वजह से ये पूरा का पूरा टॉय बैलेंस है। उसकी वजह क्या है कि ये वो पॉइंट है जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जहां पर अपेरेंटली उसका सारे का सारा वेट एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो सिर्फ वहां पर सपोर्ट देने से ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो स्टैंड कर जाता है, उसको सपोर्ट मिल जाती है। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास वर्क। वर्क क्या है? वर्क एक्चुअली प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्टेंस की, बट यहां पे शर्त यह है कि वो डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होना चाहिए। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक पर्सन जो है वो इस ऑब्जेक्ट को धक्का लगा रहा है, बट फोर्स की डायरेक्शन जिस तरफ है ये ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम कह सकते हैं एज अ रिजल्ट यहां पे वर्क डन हो रहा है। तो यहां पर एक ही कंडीशन है कि अगर आप फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स मूव करे तो हम कहेंगे कि वर्क डन हुआ है। अब यहां पर सिंपल से एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, आपने एक बकेट उठाई हुई है, आप उस बकेट को उठा के खड़े हुए हैं, तो आपके ख्याल में क्या आपने कोई वर्क किया या आप उस बकेट को लेके सीधा स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं? तो क्या आपने वर्क किया? तो फिजिकली, फिजिक्स की रूह से आपने कोई वर्क नहीं किया, क्योंकि आपकी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और आप मूव इस डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो फोर्स की सिमत में जो डिस्टेंस है वो कवर नहीं हो रहा, तो इस केस में जो वर्क डन है वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास शर्त यह है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, जो डिस्टेंस कवर है वो भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। नेक्स्ट, वर्क डन। ये तो हमारा था वर्क डन अगर स्ट्रेट लाइन में फोर्स लग रही है। बट लेट्स सपोज फोर्स जो है वो एक एंगल बनाकर लग रही है। जैसे कि इस केस में आप देख सकते हैं, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहां पर एक एंगल थीटा बन रहा है। तो इस कंडीशन में फोर्स को हम कैसे लेंगे? तो यहां पर आप देख सकते हैं फोर्स के दो कंपोनेंट बन गए, एक इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और सेकंड कंपोनेंट है ये वाला। ये दो कंपोनेंट्स बन चुके हैं, 1 एंड 2। अब यहां पे आप देखें, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में। तो दैट मींस कि इन दोनों कंपोनेंट्स में से जो फोर्स एक्ट हो रही है इस बॉडी के ऊपर वो इस कंपोनेंट की वजह से मूव कर रहा है, दैट इज एफ कॉज थीटा।
तो एज ए रिजल्ट जो बॉडी मूव कर रही है उसकी वजह क्या बन रहा है, ये cos थीटा वाला कंपोनेंट। सो हम यहां पर इस केस में वर्क को कैसे लिखेंगे, F का वो कंपोनेंट लिखेंगे जिसकी वजह से फोर्स जो वो मूव कर रही है, दैट इज cos थीटा। सो दिस विल बी रिटन एज FD cos थीटा। सो इन द केस कि अगर फोर्स एक पर्टिकुलर एंगल बनाकर किसी ऑब्जेक्ट पर लग रही है और वो ऑब्जेक्ट उसी फोर्स के कंपोनेंट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसका फॉर्मूला हम कुछ इस तरह लिखेंगे, W इज इक्वल टू FD cos थीटा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास वर्क डन है वेरिएबल फोर्स के साथ। तो कंसीडर करें एक ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए से ट्रेवल करके पॉइंट बी तक जाना है, और यहां पे आप देख सकते हैं कि ये पाथ स्ट्रेट पाथ नहीं है। तो जब पाथ वेरी कर रहा है तो उसके हर पॉइंट पर जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होगी वो भी डिफरेंट होगी। तो इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, हम इस पूरे पाथ को डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे हिस्सों में। अब यहां पे देख सकते हैं कि हमने इस पाथ को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया होगा, और उनको नाम हमने क्या दिया है, डेल्टा D1, डेल्टा D2 और अप टू सो ऑन डेल्टा DN। अब ये छोटे छोटे पाथ अपनी नोयत में एक स्ट्रेट लाइन बन चुके हुए हैं, और हर पाथ में फोर्स की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होगी, जिसको हम नाम दे देते हैं F1 और F2, और दे आर मेकिंग एंगल θ1 एंड θ2 अप टू सो ऑन। अब इस केस में हमारे पास n फोर्सेस बन चुकी हुई हैं, हम उनको नाम दे चुके हैं F1 F2 अप टू Fn, और इनके डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है उसको हम नाम दे चुके हैं डेल्टा D1, डेल्टा D2 और अप टू डेल्टा DN। तो वर्क डन इन द फर्स्ट पार्ट डेल्टा D वाले इस हिस्से के अंदर जो वर्क डन हो रहा है हम उसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा W1 विच इज इक्वल टू F1 डेल्टा D1, और इसके आगे कंपोनेंट्स को लिखेंगे, दैट विल बी F1 cos θ1 डेल्टा D1। इसी तरह सेकंड पोर्शन के लिए जो वर्क डन होगा और अप टू सो ऑन nth पोर्शन में जो वर्क होगा दैट इज डेल्टा WN। उसी पैटर्न के साथ हम इनको लिखेंगे। तो अब टोटल फोर्स कैसे आएगी, टोटल वर्क डन कैसे आएगा, हम इन सभी वर्क्स को ऐड कर देंगे, सबको ऐड करेंगे, सबके कंपोनेंट्स लिखेंगे, तो एज ए रिजल्ट हमारे पास जो टोटल वर्क डन आएगा वो यहां पर हम समेशन की फॉर्म में लिख देंगे, दैट इज Fi cos θi डेल्टा DI, जो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर कोई वेरिएबल पाथ आता है, हमारे पास कोई टेढ़ा मेढ़ा पाथ आता है, तो उसके ऊपर जो फोर्सेस डिवाइड होंगी, जो पाथ डिवाइड होंगे, और हर पाथ के ऊपर जो फोर्स लग रही है हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह आप जो वेरिएबल फोर्स है उसके जरिए होने वाला वर्क डन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी की। तो एनर्जी इज अ काइंड ऑफ एबिलिटी टू डू वर्क। अगर अ पर्सन हैविंग अ ग्रेटर एनर्जी विल हैव द ग्रेट एबिलिटी टू डू वर्क, तो जितनी ज्यादा एनर्जी है वर्क डन की एबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा है। अगर एनर्जी लेवल कम है तो वर्क डन की एबिलिटी भी कम है। आप सिंपली एक सिंपल सी एग्जांपल ले लें कि अगर कोई बैटरी ड्रिवन टॉय है, अगर उस टॉय की बैटरी कम है तो उस टॉय की मोशन या मूवमेंट वैसी नहीं होगी जैसी होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ कि उसकी एनर्जी जो है वो कम है। तो हम एनर्जी को उसके वर्क के साथ रिलेट कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वर्क डन की एबिलिटी है वो उसकी एनर्जी कहलाती है। एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, न्यूक्लियर, ग्रेविटेशनल, लाइट, साउंड, थर्मल, इलेक्ट्रिकल। ज्यादातर एनर्जी अपने नाम से ही इंडिकेट हो रही है, जैसे कि केमिकल एनर्जी वो एनर्जी है जो केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में आती है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द केमिकल एनर्जी। इन द बैटरीज केमिकल रिएक्शन से एनर्जी मिलती है। इसका मैकेनिकल एनर्जी मोशन की वजह से, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन या पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है। न्यूक्लियर एनर्जी इज द रिजल्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन लाइक फिशन और फ्यूजन। फिशन और फ्यूजन रिएक्शन के नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी associated with the gravitational field of the earth। अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के जरिए से चल रहा है उसकी वजह से जो एनर्जी हो रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो उसमें प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल एनर्जी। देन लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी इज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द लाइट। जैसे सूरज से हमें जो एनर्जी मिल रही है वो लाइट की फॉर्म है। जो बाकी हमारे घरों के अंदर एलईडीज, ट्यूबलाइट्स वगैरह होती है, यह भी हमें इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी प्रोवाइड करती है। और सबसे बड़ा जो लाइट का सोर्स है दैट इज सन। देन हमारे पास साउंड एनर्जी है। वाइब्रेटिंग बॉडी वो साउंड को प्रोड्यूस करती है। तो एक्चुअली वाइब्रेटिंग बॉडी अपनी वाइब्रेशन से एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रही होती है इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी। देन थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द हीट। अगर किसी ऑब्जेक्ट में चेंज ऑफ हीट आता है, किसी ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसमिशन होती है, तो इन द फॉर्म ऑफ
थर्मल एनर्जी होगी। देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम इन सभी चीजों को अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, लेकिन यहां पे हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल एनर्जी को। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर मैकेनिकल एनर्जी है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, और इसके आगे फर्दर दो टाइप्स है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। लेट्स सी वन बाय वन इनको हम देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ड्यू टू द मोशन, किसी ऑब्जेक्ट में उसकी मोशन की वजह से पाई जाने वाली जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। इसकी कैलकुलेशन बड़ी सिंपल सी है, मैट्रिक की बुक्स में अवेलेबल है, बट हमारा कंसर्न यहां पर सिर्फ फॉर्मूला के साथ है। द फॉर्मूला इज हाफ 1/2 mv²। यहां पर m जो है वो मास है, v इज द वेलोसिटी, तो ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। और इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द बॉडी। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड लेवल से उठाकर एक सर्टेन हाइट तक लेके जाते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। द फॉर्मूला इज mgh। यहां पर m जो है वो मास है, g इज द ग्रेविटी। चूंकि ऑब्जेक्ट को हम हाइट पर लेके जा रहे हैं तो ग्रेविटी भी इंट्रोड्यूस होगी उसके अंदर, तो इसलिए G जो है वो हम उसको यहां पर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और H जो है वो उसकी हाइट है जिस हाइट तक उसको लेके जाते हैं। अब यहां पर जो मजेदार वाला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये एनर्जीज इंटरचेंजेबल है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी से हमें पता है कि हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी इंटर कन्वर्टेबल है। इस पिक्चर में आप अगर देखें कि एक साइकिलिस्ट जो है वो अगर ग्राउंड लेवल पर खड़ा हुआ है जमीन के ऊपर, तो एट द ग्राउंड लेवल उसकी जो पोजीशन है वो ग्राउंड पर है, और उसके अंदर जो मोशन होगी उसकी वजह से जो उसके अंदर एनर्जी होगी दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। अब वो जैसे जैसे हाइट गेन करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती जाएगी इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। और एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, यहां पर ऊपर टॉप पर उसकी मैक्सिमम हाइट पर उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है पोटेंशियल एनर्जी में, एंड देन ही विल राइड बैक टू द ग्राउंड, और अगेन उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। इस तरह इस सिमुलेशन में देखें, एक स्केट बोर्डर जो है वो मूव कर रहा है, यहां पर ग्राफ से आप देख सकते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में। अब यहां पर चूंकि कोई एक्सटर्नल फैक्टर इंक्लूड नहीं है लाइक रेजिस्टेंस, एयर ड्रैग और अदर फैक्टर्स, हम उन सबको निगलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ये जो ग्रीन बार ग्राफ है ये काइनेटिक एनर्जी का और ब्लू है पोटेंशियल एनर्जी का। आप देख सकते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू पोटेंशियल एनर्जी। बट जब इसके अंदर हम एयर रेजिस्टेंस या इसको रियल फील्ड में अप्लाई करते हैं, एयर रेजिस्टेंस आ जाती है, ग्रेविटी आ जाती है, उसकी फ्रिक्शन आ जाती है, तो आप देख सकते हैं कि थर्मल एनर्जी की फॉर्म में ये एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू हो गई है, लूज होना शुरू हो गई है, और स्केट बोर्डर जब वो ग्राउंड पर रुक गया। और ये जो ऑरेंज ग्राफ यहां पर अपीयर हुआ था वो एक्चुअली इन दोनों एनर्जीज के वेस्ट की वजह से वो ऑरेंज ग्राफ बढ़ना शुरू हो गया, बट टोटल एनर्जी फिर भी सेम रहती है। अगेन आप देखिएगा कि ये जो थर्मल लॉस है, जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये दोनों एनर्जीज कम होती जाएंगी। दैट मींस कि ये दोनों एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी जो वो डिस्ट्रॉय होगी, और आप देख सकते हैं कि एट द एंड टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कैसे होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है। तो स्टूडेंट्स दो तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होती है, एक विद मैटर और एक विदाउट मैटर। अगर विदाउट मैटर या विदाउट मीडियम की बात करें तो आप यहां पे देखें कि जब पानी के अंदर हम कोई पत्थर फेंकते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहां पे कोई पत्थर फेंकते हैं, उसकी वजह से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो वो वेव असल में क्या हो रहा होता है कि हर पार्टिकल अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफर कर रहा होता है, और वो एनर्जी ट्रांसफर होते होते ये पेपर जो है वो हिलना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये है कि पत्थर तो हमने यहाँ पे टर्बुलेंस हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, बट मीडियम के अंदर वो ट्रेवल एनर्जी होते होते इस पॉइंट तक पहुंची है और वो पेपर वाइब्रेट करने लग गया। बट इन द सेकंड केस यू सी कि एक बच्चे ने एक फुटबॉल को किक किया और फुटबॉल ने जाके ग्लास को ब्रेक कर दिया। अब देखेंगे कि मीडियम इन द फॉर्म ऑफ फुटबॉल ट्रेवल हुआ है, मीडियम अपनी एनर्जी को साथ लेके गया है और नेक्स्ट विंडो पर स्ट्राइक करके उसने अपनी एनर्जी को ट्रांसफर किया है। तो ये दो तरीकेकार है जिसके जरिए एनर्जी जो है वो ट्रेवल होती है, विद मीडियम एंड विदाउट मीडियम। नेक्स्ट हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी कंजर्व रहती है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि
सारी की सारी एनर्जी नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। हम एनर्जी को एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट तो कर सकते हैं, बट ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना उसको क्रिएट कर सकते हैं। यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक इन्वेंशन थी 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक अपनी फेमस इक्वेशन जो थी वो दुनिया के सामने दी थी, दैट इज E इज इक्वल टू mc²। बहुत ही फेमस इक्वेशन है। अब वो इसमें क्या एक्सप्लेन करते हैं? वो एक्सप्लेन करते हैं कि अगर एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जाए तो मैटर जनरेट हो जाता है, और अगर मैटर को डिस्ट्रॉय किया जाए तो एनर्जी जनरेट हो जाती है। दैट मीन कि मैटर और एनर्जी दोनों इंटर कन्वर्टेबल हैं। आप मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उसके साथ कंडीशन क्या है कि उस मैटर को स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करना चाहिए, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई मैस स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है। अब अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर इस सिमुलेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि एक एनर्जी को हम डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये बॉय जो है अपनी केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल, और देन उसको मैकेनिकल एनर्जी के जरिए लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, और उसके अंदर जो है उसको कन्वर्ट कर सकता है। इस तरह मैकेनिकल एनर्जी को हम लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं फॉलिंग वाटर हैव द पोटेंशियल एनर्जी विच इज देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यहां पर आप एक फैन के जरिए उसको मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेन इज कि आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बहुत सारी शक्लों में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर की। पावर क्या होता है? पावर एबिलिटी टू डू वर्क है। अब उस एनर्जी को अगर हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर लें, उस एनर्जी के जरिए कोई यूजफुल वर्क कर लें, तो उसको हम पावर कहते हैं। कोई भी इंजन, कोई भी मशीन जितनी एनर्जी को इनटेक करके उससे वर्क करती है वो उसकी पावर कहलाती है। यहां पर पावर का फॉर्मूला WOT वॉट इसका यूनिट होता है कि एक पर यूनिट टाइम के अंदर कितना वर्क डन जो है वो उसको किया जा सकता है, और इसका यूनिट है वो वॉट है। इसके दो बड़े यूनिट्स हैं, किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट, और आपने बहुत सुना होगा हॉर्स पावर का, तो एक हॉर्स पावर के अंदर 746 वॉट्स होते हैं। एक इंपॉर्टेंट MCQ है। उसके बाद एफिशिएंसी है। इस तरह कोई भी मशीन जो वर्क डन परफॉर्म कर रही है उसको उसकी एफिशिएंसी के जरिए कैटेगराइज किया जाता है कि उसका इनपुट क्या है और आउटपुट कितना आ रहा है, वो कितनी एनर्जी को इन करके कितनी एनर्जी को आउटपुट के तौर पर यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर रही है, और परसेंटेज के लिए हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज एफिशिएंसी आती है। तो हम एफिशिएंसी को किसी भी मशीन के उस पैरामीटर से कंपेयर कर सकते हैं जो उसकी यूजफुल एनर्जी को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करने की सलाहियत के बारे में बताती है। स्टूडेंट्स, ये था आज का सेशन। होपफुली आपको इसका आपके नॉलेज में इससे इजाफा हुआ होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमारे डिस्कशन ग्रुप में वो पूछ सकते हैं, और आप समझते हैं कि इसमें से कोई टॉपिक मिस हुआ है तो आप उसके बारे में भी हमारे ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपने MK प्रिपरेशन का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइमली मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।